तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुओली को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ये फान पागल नहीं है, बल्कि ये सब एक बड़ा नाटक है। और तभी इधर ये फान मन ही मन सोचता है। गुअली, ये आदमी हमेशा से स्मार्ट रहा है। सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि मेरे लिए लॉयल भी। और इस वक्त मुझे अपने साइड में एक ऐसे ही भरोसेमंद कॉन्फिडेंट की जरूरत है जो बिना बोले मेरी बात समझ सके। और उसके बाद वो गुओली को एक छोटी सी स्माइल दे देता है। ये फैन का वो साइलेंट सिग्नल मिलते ही गुअली भी तुरंत समझ जाता है कि अब आगे क्या करना है। उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो तुरंत रिप्लाई करता है, समझ गया। इस पॉइंट पर बिना एक सेकंड वेस्ट किए गुओली माइक्रोफोन उठाता है और पूरे क्राउड को एड्रेस करते हुए माहौल बनाने लगता है। वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब ने अपनी आंखों से स्नो रेडियंस ब्यूटी क्रीम के मिरेकल इफेक्ट्स देख लिए हैं। ये कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। जो कोई भी कोऑपरेट करना चाहता है, जल्दी करो और साइन अप करो। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती। वो भीड़ पर प्रेशर बनाते हुए आगे जोर देता है, रूल सिंपल है, पहले आओ पहले पाओ। अगर आज तुमने ये मौका मिस कर दिया तो भूल जाओ कि तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा। अभी इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एंश्योर करना है। सोचना बंद करो और एक्शन लो। गुओली की ऑफर सुनते ही वहां मौजूद लोग जो पहले डाउट्स में थे, अब पूरी तरह एक्साइट हो जाते हैं। सबको लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं, इसलिए सब चिल्लाने लगते हैं, मैं मुझे ये चांस दो, मुझे साइन अप करना है। भीड़ का ये पागलपन और एक्साइटमेंट देखकर ये फैन मन ही मन इंप्रेस होता है। उसे तसल्ली होती है और वो सोचता है, गुओली सच में जानता है कि अपना रोल कैसे प्ले करना है। पब्लिक को हैंडल करना कोई इससे सीखे। तभी इधर गुओली का ध्यान ली जोंग पर जाता है। वो ली जोंग को टारगेट करते हुए कहता है, मास्टर ली, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम चाइनीज न्यू ईयर तक यहीं कैंप करने का प्लान बना रहे हो? तुम्हारा बेटा पहले ही खेल खेल में मारा जा चुका है। वो चैप्टर क्लोज हो गया है और तुम अभी भी यहीं चिपके रहना चाहते हो? क्या खुद का और मजाक उड़वाना बाकी रह गया है? ये सुनते ही ली जोंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसकी बात सुनकर गुस्से में पलटकर जवाब देता है, गुओली, अपनी औकात में रहो। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं बस इसलिए क्योंकि तुम प्रोविंशियल कैपिटल की गुओ फैमिली से हो। मेरी ताकत को कम मत समझना। इतना कहने के बाद ली जोंग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने आदमियों को इशारा करते हुए चिल्लाता है, सब लोग सुनो, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। आज हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या चीज है। ऑर्डर मिलते ही उसके गुंडे हाथों में डंडे लेकर आगे आ जाते हैं और ली जोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज करते हुए कहता है, देखता हूं आज सू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत कौन करता है। आज फैसला होकर रहेगा। ये हंगामा और गुंडागर्दी होते देख सू यक्शुए के डैड गुस्से में आगे आते हैं। वो ली जोंग की हरकत पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, ली जोंग, तुम आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हो? बिजनेस में हार गए तो अब दादागिरी पर उतर आए। तुम बिजनेस में हमें नहीं हरा सकते तो अब तुम इस डर्टी बकवास और वायलेंस का सहारा ले रहे हो। उनकी बात सुनकर ली जोंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो बड़े एरोगेंस के साथ कहता है, सू फैमिली, तुम लोग ये फैमिली के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। ये जो हो रहा है ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि हायर अप्स की तरफ से पनिशमेंट है। फिर वो सबके सामने अपनी कंडीशंस रखते हुए कहता है, आज तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए पेनफुल होंगे। वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऑप्शन 1, या तो ये फैमिली की साइड रहो और आज सू फैमिली को मेरी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखो। फिर वो तुरंत दूसरा ऑप्शन बताता है, ऑप्शन 2, उस पागल ये फैन को मेरे हवाले कर दो, मेरे ली ग्रुप द्वारा एक्विजिशन एक्सेप्ट कर लो और जो भी मिजरेबल जिंदगी बची है उसे घसीटो। चुनाव तुम्हारा है। इसके बाद वो सू फैमिली की इंसल्ट करते हुए एक प्राइस ऑफर करता है। जहां तक एक्विजिशन प्राइस की बात है, मान लेते हैं 50,000। इससे ज्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी। ये सुनते ही सू यक्शुए के अंकल का गुस्सा फट पड़ता है। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हैं, हमारे पूरे ग्रुप के लिए 50,000? तुम्हें क्या लगता है तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? ये बिजनेस डील नहीं, भीख है। तभी सू यक्शुए भी बीच में आती है। वो ली जोंग की धमकी से डरने की बजाय उसे करारा जवाब देती है, अपने सपनों में ली जोंग, अगर तुम ये फैन को चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सू यक्शुए की ये हिम्मत और डिफाइंस देखकर ली जोंग का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए और कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई हाई एंड माइटी प्रिंसेस हो? आज मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ता हूं। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ सू यक्शुए को लगता, वहां अचानक हवा को चीरते हुए एक चेयर आती है और सीधा ली जोंग के फेस पर लगती है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ये फैन ने किया होता है। वो अपने एक्टिंग कैरेक्टर में रहते हुए भी गुस्से में चिल्लाता है, बुढ़े बेवकूफ, मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दूर रहे उससे। चेयर लगते ही ली जोंग दर्द से चीखता है। उसका प्लान और उसका चेहरा दोनों बिगड़ जाते हैं। ये देखकर ली जोंग दर्द और गुस्से में पगला जाता है। वो ये फैन को गाली देते हुए कहता है, तू तू मदरफक इडियट, तेरी ये मजाल।
अपने बॉस का ये हाल देखने के बाद उन गुंडों का लीडर बाकी के गुंडों को ऑर्डर देता है और चिल्लाता है, तुम सब वहां खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? खत्म करो इसे। सू फैमिली के हर एक इंसान को मार डालो, सबके सबको। गुंडे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां वांग फुगवी बीच में आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए ललकारता है, मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी ट्राई करने के लिए, अगर मरना है तो आगे आओ। वांग फुगवी के आते ही हवा का रुख बदल जाता है। उसके शरीर से निकलती हुई पावरफुल एनर्जी देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। गुंडे डर के मारे पीछे हटने लगते हैं और चिल्लाते हैं, ये औरा, ये तो ग्रैंड मास्टर लेवल है। वांग फुगवी एक्चुअली ग्रैंड मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू कर गया। भीड़ में से एक लड़का हैरानी से कहता है, होली शेट, क्या जीनियस अब एक वायरस की तरह फैलता है, पहले वो अब ये। वहीं दूसरा लड़का पुरानी बात याद करते हुए कहता है, याद है उस वक्त 15 साल का ये फैन पहले से ही ग्रैंड मास्टर रेल्म पर था और अब उसके बगल वाला लड़का भी एक बन गया है। ये तो स्ट्रेट अप मॉन्स्टर्स है, इनसे पंगा लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन इधर ली जोंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में मन ही मन सोचता है, तो क्या हुआ अगर वो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर है, मेरे पास नंबर्स हैं। एक बार मैंने सू इक्सुए या ये फैन या कुछ बड़े बॉसेस को हॉस्टेज बना लिया तो वो मूव करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने इस हॉस्टेज प्लान पर भरोसा करते हुए वो वांग फुगुई से कहता है, यंग मास्टर वैंग, सुनो, ये हमारे और सू फैमिली के बीच की बात है, बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। तुम उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकते जो मुझे बैक कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है। ली जोंग की ये धमकी सुनते ही वांग फुगुई गुस्से में जवाब देता है, बैकिंग की बात मत कर, सू इक्सुए मेरी भाभी है, सू फैमिली से जुड़ी कोई भी चीज मेरा वांग फुगुई का बिजनेस है। इसके बाद वो ली जोंग के करीब जाकर उसे फाइनल वार्निंग देते हुए कहता है, अभी के अभी दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें विश करने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। वांग फुगुई अभी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गुओ ली उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, बस बस, तुम्हारी बोलने की बारी हो गई, अब मेरी बारी है एक्शन लेने की। ये कहते ही गुओ ली आगे बढ़ता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है। उसके इम्पैक्ट से वहां खड़े गुंडे हवा में उड़ जाते हैं जैसे वो तिनके हों। अपनी पावर दिखाने के बाद गुओ ली उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है, सॉरी पर बताना भूल गया था, मैं भी अब एक ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आओ और मेरे मुक्को का स्वाद चखो। एक के बाद एक दो ग्रैंड मास्टर्स को देखकर ऑडियंस का दिमाग हिल जाता है। वो लड़का हैरानी से कहता है, एक और ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट, ये हो क्या रहा है? वहीं उसका साथी भी शौक में बोल पड़ता है, ये फैन के दोनों साइड किक्स ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गए हैं, ये टीम नहीं पूरी आर्मी है। अब ली जोंग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो पसीने से तरबतर होकर सोचता है, ये तो कैलकुलेशन गलत हो गई। जबकि एक ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट सरप्राइज अटैक के लिए वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन दो के खिलाफ लॉन्ग रेंज वेपनरी और सुपीरियर नंबर्स दोनों पूरी तरह इररेलेवेंट बन जाते हैं। यहां और देर तक रुकना खुदकुशी करने के बराबर होगा। ली जोंग अभी भागने का सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक यू लिंगलोंग अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और चिल्लाती है, हिलो मत, वहीं रुके रहो। वो तुरंत ऑर्डर देती है, अपने हथियार नीचे डालो और तमीज से रहो, मैं तुम्हें बहुत देर से झेल रही हूं, अब कानून अपना काम करेगा। यू लिंगलोंग का ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स ली जोंग के गुंडों को घेर लेते हैं और उनकी गर्दन पर नाइफ रखकर उन्हें सरेंडर करवा लेते हैं। हालात कंट्रोल में आते ही यू लिंगलोंग अनाउंस करती है, ये रिजॉल्व हो गया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मुसीबत टलते देख ऑडियंस चैन की सांस लेती है। एक व्यक्ति कहता है, क्या ये फाइनली खत्म हो गया? वो अम्बुश जो अभी हुआ, मुझे सच में लगा मैं यहां मरने वाला हूं। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद शा हाव आगे आता है और ली जोंग को घेरते हुए कहता है, पैट्रियाक ली, भागने की कोशिश मत करो, चलो कोई जगह ढूंढते हैं और अच्छे से बात करते हैं। ये सुनकर ली जोंग डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं मत, मुझे जाने दो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। 1 घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है। अब ली जोंग को एक कुर्सी पर रस्सी से बांधा गया है। वो चिल्ला रहा होता है, ये इल्लीगल है, तुम मेरी आज़ादी रोक रहे हो और ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तभी ये फैन जो अभी भी एक्टिंग मोड में है, एक चेयर उठाकर उसके सर में मारता है और मासूमियत का नाटक करते हुए चिल्लाता है, तुम बुरे लोग, मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तुम्हें पीटने के लायक हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये फैन के इस नाटक के बाद गुओ ली हाथ में एक चाकू लेकर ली जोंग के पास आता है। उसका इरादा साफ होता है। वो डराते हुए पूछता है, पैट्रियाक ली, तुम खुद बोलोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश करने में मदद करूं? ली जोंग डरते हुए कहता है, मैं, लेकिन गुओ ली उसका जवाब सुने बिना ही चाकू से उसके चेस्ट पर एक कट मार देता है। ली जोंग दर्द से चीखता है क्योंकि गुओ ली सुनने के मूड में नहीं था। और तभी गुओ ली गुस्से में ली जोंग को घूरते हुए कहता है, तुमने मेरे ब्रदर की पूरी फैमिली को लगभग खत्म ही कर दिया था, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। अगर तुमने अभी नहीं बोला तो मुझे रफ होने के लिए ब्लेम मत करना, सच उगल दो। मौत को अपने सामने देखकर ली जोंग की हिम्मत टूट जाती है और वो चिल्लाता है, मैं बोलूंगा, प्लीज रुको।
ये एक्शन प्रोविंशियल कैपिटल के पैट्रियार्क लियू रान द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मेरा कोई प्लान नहीं था। वो आगे बताता है, वे लोग डिवाइन डॉक्टर ली को यंग मास्टर ये का इलाज करने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। एक हाई लेवल फिगर पर्सनली चेक करने आ रहा है कि क्या ये फैन रिकवर हो गया है, और प्रोविंशियल कैपिटल से और भी रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही गुओली उसके जख्मी चेस्ट में चाकू को और अंदर घुसा देता है और गुस्से में कहता है, ये बेकार बातें मत करो, हमें कुछ ऐसा बताओ जो हमें पहले से पता ना हो, कुछ काम की बात बोलो। गुओली का सवाल सुनकर ली जोंग चुप रहता है तो गुओली गुस्से में वही चाकू ली जोंग की चेस्ट में और जोर से घुसा देता है। दर्द से चीखते हुए ली जोंग हार मान लेता है और चिल्लाता है, मैं बोलूंगा, प्लीज रुको। लियू रान के साथ दो लोग काम कर रहे हैं, एक को मिलिट्री में लोन वुल्फ कहा जाता है और दूसरा कैपिटल का यंग मास्टर जो है। फैमिलीज को खत्म करने के अलावा वे लोग एक ऐसी चीज भी ढूंढ रहे हैं जो रैपिड कॉम्बैट पावर बढ़ा सके, बस यही सच है। ये सुनते ही ये फैन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो गंभीर होकर सोचता है, ऐसी चीज जो कॉम्बैट पावर बढ़ा सके, वो क्या है? वो मन ही मन एक फैसला लेते हुए कहता है, जो कुछ भी हो हमें ध्यान से प्लान करना होगा, क्योंकि उन्होंने आने का फैसला किया है तो हमें इंश्योर करेंगे कि वो कभी वापस न जा पाएं। उनका आना तय है तो उनका मरना भी तय होगा। इसी बीच सीन चेंज होता है और हम नॉर्थ वेस्ट का नज़ारा देखते हैं, जहां रात के अंधेरे में एक बड़ा मैंशन दिखाई देता है। वहां अंदर एल्डर जैंग एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहा होता है, जिसमें ली जोंग के लोग रस्सी से बंधे हुए और घुटनों पर दिख रहे हैं, जो कि उनके प्लान की फेलियर का सबूत है। अपने प्लान को फेल होते देख एल्डर जैंग गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट पर भड़क उठता है और कहता है, क्या तुम्हारे प्लान का यही रिजल्ट है? सू ग्रुप को स्पॉटलाइट स्टील करने दिया, जबकि ली फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। तुमने मेरी नाक कटवा दी। उसकी डांट सुनकर सबॉर्डिनेट डरते हुए कहता है, एल्डर प्लीज शांत हो जाइए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी डिफेंसेस इतनी टाइट होंगी। लेकिन एल्डर जैंग का गुस्सा शांत नहीं होता। वो चिंता जताते हुए कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे लोग हमें कैसे देखेंगे? वो खुलेआम हमारा विरोध कर रहे हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा और वो टोटल विक्ट्री क्लेम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये बोलते ही वो एक खतरनाक फैसला लेता है और कहता है, अब बहुत हुआ, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाऊंगा और ये फैन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि आगे की परेशानी ही मिट जाए। इस बार कोई गलती नहीं होगी। वापस यूनिवर्सिटी में माहौल खुशी का होता है। सुयेक्शुए खुशी से ये फैन को गले लगा लेती है और इमोशनल होकर कहती है, हस्बैंड थैंक यू, तुम्हारे बिना इतने सारे लोग मेरी मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आते। आज तुमने सब बचा लिया। ये सुनकर ये फैन अपने इनोसेंट हस्बैंड वाले रोल में वापस आ जाता है और हंसते हुए कहता है, यिक्शुए मेरी वाइफ है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और सारे बैड गाइज को पीटूंगा, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। उन दोनों को देखते हुए यू लिंगलोंग सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन एनालाइज करती है, ये बंदा इतने सारे केपेबल लोगों को इकट्ठा कर सकता है, क्या ये सच में बस एक बेवकूफ़ हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। खैर, चाहे जो हो, मैं एंड तक इसके साथ चिपकी रहूंगी और सच पता लगा लूंगी। इसके बाद सुयेक्शुए हाथ में वाइन ग्लास लेकर सबको एड्रेस करती है और कहती है, सीनियर्स और दोस्तों, आज मेरी मदद करने के लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहां अचानक कुछ सोल्जर्स आ धमकते हैं और जश्न का माहौल फिर से टेंशन में बदल जाता है। उन सोल्जर्स में से एक आगे आकर जोर से अनाउंस करता है ताकि सब सुन सके, हमें मल्टीपल सोर्सेज से पक्की रिपोर्ट्स मिली हैं कि तुम लोग इल्लीगल फंड रेजिंग चला रहे हो और फेक मेडिसिन की फॉल्स एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व हो। ये बहुत सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है, इसलिए जो भी यहाँ पर्सन इंचार्ज है उसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा और हमारे साथ चलना होगा। और सुन लो, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कंपनी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। यह अचानक लगा आरोप सुनकर सुयेक्शु पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी सक्सेस के दिन ऐसा कुछ हो रहा है। वो तुरंत सफाई देते हुए कहती है, आप लोग जरूर किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये कोई इल्लीगल फंड रेजिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। ये सिर्फ ऑर्डर डिपॉजिट्स हैं जो क्लाइंट्स ने अपनी मर्जी से दिए हैं। एक लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप इल्लीगल फंड रेजिंग कैसे बुला सकते हैं? उसकी इस दलील पर वो सोल्जर बिल्कुल ठंडे और रूखेपन से जवाब देता है, मिस सू, सॉरी, लेकिन हम यहाँ डिबेट करने नहीं आए हैं। हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो हमें ऊपर से मिले हैं। प्लीज सीन क्रिएट ना करें और कंपनी के कोर मेंबर्स को हमारे साथ भेजें ताकि हम इंक्वायरी शुरू कर सकें। मामला बिगड़ता देख यू लिंगलोंग गुस्से में बीच में आ जाती है। वो उन सोल्जर्स को ललकारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? तुम दिन दहाड़े बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को अरेस्ट कर रहे हो। मैं यहीं खड़ी हूं, अगर हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ाकर दिखाओ, मैं देखती हूं तुम किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। लेकिन वो सोल्जर यू लिंगलोंग को पहचानता है, फिर भी वो उसे वार्न करते हुए कहता है, मिस यू, हम जानते हैं आप कौन है, लेकिन प्लीज हमारे लिए और खुद के लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। ये मामला आपकी पहुंच से बड़ा है। यू लिंगलोंग पलटकर गुस्से में जवाब देती है,
तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाओ। असल में तुम वो लोग हो जो यक्षे के लिए जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा? अगर आज उसे यहां से ले जाया गया और ये खबर बाहर फैल गई तो सू फैमिली की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये अरेस्ट नहीं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये सब होता देख ये फन परेशान हो जाता है। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और सोचता है, ये लोग तैयारी के साथ आए हैं। मेरे पास इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के अभी भी कई तरीके हैं। मैं एक कॉल पर इन्हें गायब करवा सकता हूं, लेकिन उन्हें अभी यूज करना बहुत जल्दी होगा। मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए जो बिना शक पैदा किए ये मुसीबत टल जाए? ये फान अभी कोई रास्ता सोच ही रहा होता है कि तभी वहां अचानक एक और ग्रुप आता है जिसमें गुओ फेई लीड कर रहा होता है। वो आते ही जोर से चिल्लाता है, रुको वहीं! तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? किसकी परमिशन से तुमने ये रेड मारी है? तुम लोग क्या कर रहे हो? गुओ फे को देखते ही ये फान को एक मौका मिल जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ इशारा करता है और अपने इनोसेंट हस्बैंड वाले रोल में वापस आते हुए शिकायत करता है, देखो ना, ये बुरे लोग हैं। ये जबरदस्ती मेरी वाइफ को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें रोको। और ये देखकर गुओ फे मन ही मन समझ जाता है। वो सोचता है, ये फान का इशारा साफ है। ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि चाहे हेवनली किंग ही क्यों ना हो, हमें उनके ऑर्डर्स बिना किसी सवाल के मानने होंगे। आज इन लोगों की शामत आई है। ये फैसला करते ही वो अपने साथ लाए हुए सोल्जर्स को कमांड देता है, सब लोग सुनो, इन इंट्रूडर्स को अभी के अभी कंट्रोल में लो, इन्हें नीचे गिरा दो। ऑर्डर मिलते ही उसके सोल्जर्स तुरंत एक्शन में आते हैं और उन दूसरे ग्रुप को पकड़ लेते हैं। जिसको पकड़ा गया होता है वो लीडर हैरानी से पूछता है, गुओ फेई, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसकी बात काटते हुए गुओ फेई जोर से चिल्लाता है, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता भी है तुम किस पर हाथ डाल रहे थे? सू ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक ऑफिशियल मिलिट्री मेडिकल सप्लाई पार्टनर है। इनका स्टेटस प्रोटेक्टेड है। जो कोई भी उन्हें टच करेगा वो सीधा हमारा दुश्मन है। इसके बाद वो उन सोल्जर्स को वहां से ले जाते हुए कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री पार्टनर को हरास करने की? चलो इन्हें मेरे साथ ले आओ, इनका हिसाब मैं बाद में करूंगा। मुसीबत टलते ही ये फान राहत की सांस लेता है क्योंकि सिचुएशन संभल गई थी। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि ये अंत नहीं है। वो सोचता है, ये मामला अभी के लिए रिजॉल्व हो गया है, गुओ फेई ने बचा लिया, लेकिन अगली बार वो और बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। अगली बार डेफिनेटली होगी। इस खतरे को भांपते हुए वो एक गंभीर फैसला लेता है, अब मैं और डिफेंसिव नहीं खेल सकता। अब सच में वक्त आ गया है उस चीज को शुरू करने का, वो प्लान जो इन सब की जड़ों को हिला कर रख देगा। और गाइस, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।